Hey everyone, welcome back. My name is Abhijit, and my name is Abhijit, and I am starting a new initiative of Daily The Hindu Commentary. Actually, रोज़ मैं हर दिन 11 से 11:30 के बीच में एक द हिंदू का ये PDF डालता हूँ। मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको एक 10 से 15 मिनट के एक्सप्लेनर वीडियोस दे दूँ, जिससे आप 1.5x में सुन लें और ये जान जाएं कि आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट क्या है और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें कितना ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाने हैं। मैं आपको ये आर्टिकल्स एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी जिससे आप 1.5x में 8 से 10 मिनट में निपटा देंगे। इसमें मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, उस आर्टिकल को हम यूज़ कहाँ करेंगे, वो प्रीलिम्स में यूज़ होगा या मेंस में यूज़ होगा या इंटरव्यू में यूज़ होगा, और यूज़ होगा तो वो किस पार्ट ऑफ सिलेबस का है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस का पता नहीं है कि हम किस पार्ट का ये सिलेबस है, तो आप उस न्यूज़पेपर से रिलेट नहीं कर पाएंगे, उस न्यूज़पेपर आर्टिकल से रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे मैं कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये डेफिनेटली समथिंग न्यू है। तो जो भी गलती हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मेरा एक सिंपल सा तरीका है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि एक्चुअली में वाई न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, हाउ टू मिनिमाइज योर टाइम while reading the newspaper, and most important, what to leave in the newspaper। तो आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया होगा। मैं द हिंदू पढ़ता हूँ तो मैं उसी का एनालिसिस बता पाऊँगा। जो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो भी इसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला आर्टिकल है लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो भी लीव के बेनिफिट्स होते हैं, लाइक मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, तो इस तरीके के जो विमेन सेंट्रिक लीव्स हैं वो सभी ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स विमेन के लिए सेम होंगे। गॉट इट? विमेन आइदर दे आर ऑफिसर्स और दे आर नॉन ऑफिसर्स, सबके लिए लीव की कंडीशन सेम रहेगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रैंक कि विमेन किस रैंक पे हैं, उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सभी विमेन को एक बराबर की लीव मिलेगी। इससे क्या हो रहा है, एक GS1 में टॉपिक है विमेन इश्यूज और उसका एक सब टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें आप इस एग्जाम्पल को डाल सकते हैं। आपको एग्जाम्पल कैसे लेने हैं? इंडियन सेंट्रिक एग्जाम्पल, ग्लोबल एग्जाम्पल और लोकल एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल हो, आप कैटेगराइज करिए कि क्या वो इन 3 एग्जाम्पल कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। तो ये किस तरीके का है? इंडियन एग्जाम्पल, यानी इंडियन लेवल पे, एक देश के लेवल पे है ये। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इस न्यूज़ को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो GS1 का टॉपिक है विमेन इश्यूज, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। और भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, इसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, वहाँ यूज़ करते हैं। कोई एथिक्स का टॉपिक है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या GS3 में विमेन के सेंट्रिक कोई स्कीम बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि कैसे विमेन को हम और भी एम्पावर किया जा सकता है। तो ये एक आर्टिकल है, उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट ये ज़रूर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब नोट्स में बनाएंगे तो नोट्स में क्या लिखेंगे? विमेन एम्पावरमेंट नाम से एक टॉपिक डालेंगे और यहाँ ये यूज़ कर लेंगे। गॉट इट? ये पहला आर्टिकल तो जो आज के न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये आर्टिकल PM आवास योजना से ज़्यादा एक दूसरे टॉपिक के बारे में, ये है फेडरलिज्म और गवर्नेंस के बारे में। अब फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS2 पॉलिटी में। GS2 पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म के भी कई टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक होता है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एक कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदला गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना रुपीस का फंड रिलीज करने से मना कर दिया। अब पहले सवाल ये आता है कि नाम बदला क्यों स्टेट ने? PM आवास योजना, इसमें प्रधानमंत्री का नाम है और प्रधानमंत्री जी की पब्लिसिटी हो रही है क्योंकि सेंट्रल का स्कीम है। लेकिन देयर इज़ अ कैच, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है
वो 60-40 के फाइनेंस में चलता है, यानी 60% पैसा सेंटर देती है, 40% पैसा स्टेट देती है। तो स्टेट्स का ये कंसर्न है, मेनली अपोजिशन रूलिंग स्टेट, कि इसमें हम भी पैसा दे रहे हैं तो इसमें नाम सिर्फ प्रधानमंत्री का किया हुआ है। इस तरीके का चीज़ें की गई हैं बाई आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बाई ममता बनर्जी। तो इन दोनों ने इसका नाम चेंज किया, तो दोनों का सेंटर ने अपना शेयर डिवॉल्व करने से मना कर दिया। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का। तो आप एक टॉपिक डालेंगे कॉम्बैटिव फेडरलिज्म GS2 में, पॉलिटी के अंदर कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, और यहाँ पे ये एग्जांपल साइट कर देंगे। तो और भी तरीके हैं कॉम्बैट करने के, एक सेंटर से स्टेट से लड़ता है और स्टेट से लड़ता है। अब जैसे तमिलनाडु में कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तो वो स्टेट के बीच में फाइट है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म बिटवीन स्टेट्स। सो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था ये PM आवास योजना के बारे में, इसको आप गवर्नेंस से ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, लेकिन जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल था इसको हम फेडरलिज्म से कनेक्ट करेंगे कि ये एक तरीके का कॉम्बैटिव फेडरलिज्म है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, थर्ड, भूटान इंडिया टाइज। अब GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें होता है बाईलैटरल रिलेशन, एक करके टॉपिक है। बाईलैटरल रिलेशंस में इंडिया की जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से भूटान जो कि इंडिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इंडिया भूटान टाइस में एक छोटी सी हिकअप आ चुकी है। हिकअप का मतलब होता है हिचके। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो है भूटान के किंग और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट अग्रीमेंट। कुछ दिन पहले भूटान के किंग चाइना गए थे टू सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन भूटान एंड चाइना। अब वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्या हैं, इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं। एक डोकलाम प्लेटो का इशू है, एक जकार्लोंग का इशू है, और एक पसामलोंग का इशू है। तो चाइना का पहले क्या स्टैंड था, अभी भी वही स्टैंड है कि आप डोकलाम वाला हिस्सा हमको दे दीजिए, हम जकार्लोंग और पसामलोंग तो आपको दे देंगे। तो एक तरीके से ट्रेड ऑफ चाइना चाहता था। लेकिन डोकलाम प्लेटो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेरिटरी है, और भूटान इज़ द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ये जो चाइना, इंडिया और भूटान, ये जो ट्रिपल रिलेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी हिकअप्स आ चुकी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भूटान और चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट्स में एक जो एरिया है डोकलाम प्लेटू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न है दिस चिकन कॉरिडोर, और इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक। अगर यहाँ पे चाइना आ जाएगा तो चाइना कभी भी इस प्लेस को इंडिया से कट कर सकता है और पूरा नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर सकता है। इस वजह से दिस डोकलाम प्लेटू रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भूटान किंग का इंडिया विजिट हो रहा है, जिसमें वो मिलेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, इंडस्ट्री लीडर से। एक्चुअली इस विजिट का मेन पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर टॉक्स, ठीक है। ये वाला जो ये टॉक्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट टॉक्स, ये इसका एजेंडा नहीं है, लेकिन ये एक अंडरलाइन हिडन एजेंडा है जो कि ऑब्वियसली बात की जाएगी। तो 2-3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं बिटवीन 2 कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया भूटान हो गया, इंडिया म्यांमार हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी गया है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कोई एक ट्राइलैटरल हाईवे है, उसके डिटेल्स वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है। कोकराझार गैलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट पहला ये। दूसरा सारपांग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें भूटान के जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे मिले उसके बारे में बात की जाएगी। तो ये जो है कोकराझार और गैलेफू रेल प्रोजेक्ट, वो आसाम की कोकराझार और भूटान की गैलेफू को कनेक्ट करेगा। तो आपको ये लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और भूटान इंडिया के किस किस स्टेट से अपनी टेरिटरी शेयर करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान इन 4 तरीके से, इन 4 स्टेट से
बॉर्डर शेयर करता है। एक भूटान में बहुत इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है साक्तेंग, सॉरी ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इस आर्टिकल से हमने 2-3 चीज़ जाना। एक, इंडिया और चाइना और भूटान के बीच में जो ट्राइलैटरल हिडन डिस्प्यूट है उसके बारे में। दूसरा चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स के रीजन्स इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग। तीसरा, वाई दिस डोकलाम प्लेटू इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। चौथा, इंडिया और भूटान के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनना। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये 3-4 एंगल कुछ सोचना पड़ेगा। और भूटान इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन बातों में किन किन एजेंडास के बारे में हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, ये सब जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये सब बातें याद रखिएगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ वोनबाचिया मेथड। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2023 के प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है। वोनबाचिया मेथड इज समटाइम टॉक्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक, मच्छर के कंट्रोल के लिए। दूसरा, क्रॉप रेसिड्यू को पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने के लिए, या बायोचार बनाने के लिए। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग वायरल डिजीज स्प्रेड ऑफ बाई मॉस्किटोज। तो आज फिर साइंस सेक्शन में वोल्बाचिया के बारे में बताया गया। अब वोल्बाचिया होता क्या है? एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप बनाता है इन्फेक्टेड एग्स के बारे में, एग्स ऑफ मॉस्किटोज, सॉरी मैं भूल गया था क्या है, मॉस्किटोज के से एक रिलेशनशिप बनाता है। और उस रिलेशनशिप की वजह से जो फीमेल का एग होता है, मॉस्किटो फीमेल का एग होता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता और हम इससे मॉस्किटो के बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और मॉस्किटो के बर्थ को कंट्रोल करके हम चिकनगुनिया, येलो फीवर जैसे वायरस को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि कुछ वोल्बाचिया स्पीसीज मलेरिया पैरासाइट को भी लड़ने में मदद करते हैं। तो एक तरीके का मॉडर्न वेपन हो सकता है वोल्बाचिया मेथड टू फाइट अगेंस्ट मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। सो आपको ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। ये साइंस इन टेक का पार्ट है, इसमें एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुका है। तो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस आप प्रीलिम्स में भी देख रहे हैं, मेंस में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट इस जीका वायरस। जीका वायरस आउटब्रेक हुआ है कर्नाटका में, तो उस वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ आर्टिकल बहुत बड़ा था, मैंने इसमें सिर्फ 5 से 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक किया है। ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो केवल लिखेंगे ऊपर जीका वायरस, इसके बारे में 5 पॉइंट लिख के आपका नोट्स रेडी हो जाएगा। इतने बड़े आर्टिकल से आपको एक 5 पॉइंटर नोट्स तैयार हो गया। तो पहला बात ये है कि जीका वायरस एक आरएनए वायरस है। जीका वायरस सबसे पहले जीका फॉरेस्ट इन युगांडा यानी अफ्रीका के देश में पाया गया था। इसके 2 ब्रांच हो चुके हैं, अफ्रीकन और एशियन। जीका वायरस एक मॉस्किटो वायरस फ्लैवी वायरस है और इसका डायग्नोसिस होता है थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल को कंप्लीट करती। सो जब भी आप नोट्स बनाएंगे उस तरीके से बना लेंगे। अब इसके बाद है यही, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर में कम से कम 60 से 70 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप जो यूज़ कर पाए वो आर्टिकल आज सिर्फ 5 थे। बाकी क्राइम के न्यूज़ थे, इसके अलावा इलेक्शंस चल रहे हैं तो उसके न्यूज़ थे, इसके अलावा ऐसे न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है और कुछ ऐसे न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है बट यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इन द एग्ज़ाम आइदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस। ठीक है, इंटरव्यू का डिफरेंट होता है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे वो आपसे ओपिनियटेड बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को देख रहे हैं। तो 5 ही आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको पढ़ने थे आज के न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ना 1 घंटे से कम में हो जाना चाहिए और आधे घंटे आप उससे नोट्स बनाइए। तो ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। और नेक्स्ट है एडिटोरियल पार्ट। तो डेली में 2 एडिटोरियल शेयर करता हूँ, एक मैं खुद से पढ़ के अच्छे से करता हूँ और दूसरा मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इस जो टेक्निक है जल्दी पढ़ने की,
उसको कैसे यूज़ करके एक आप अप्लाई कर सके। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप अपने टाइम को, न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और मेरा मेन मोटिव वही है, न्यूज़पेपर टाइमिंग को रिड्यूस करना। अब जैसे कि पहला एडिटोरियल है न्यूजीलैंड के वोटिंग सिस्टम के बारे। अब न्यूजीलैंड के वोटिंग सिस्टम को जानने से पहले इंडिया का वोटिंग सिस्टम आपको जानना पड़ेगा। इंडिया का वोटिंग सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यानी अगर 5 कैंडिडेट हैं, 100 वोट पड़ा है और किसी को 25 वोट मिल गया, किसी को 10 वोट मिल गया, किसी को 5 वोट मिल गया, किसी को 12 वोट मिल गया, किसी को 24 वोट मिल गया। तो ये जो 25 वाला वोट है, भले ये मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी ये है, इन चारों को मिला दीजिए तो ये मेजॉरिटी हो गया। भले ये मेजॉरिटी नहीं है लेकिन ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मेजॉरिटी क्या होता है? 50% प्लस को मेजॉरिटी बोलते हैं, हाफ मेजॉरिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? पहला वो बंदा जो सबसे ज़्यादा वोट पाया है वही विनर होगा। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इससे क्या होता है? मेजॉरिटी व्यू को डिस्कार्ड किया जाता है। अब जैसे 25 लोगों ने कैंडिडेट ए को किया, लेकिन बाकी के 75 लोगों ने तो दूसरे लोगों को वोट किया, यानी वो कैंडिडेट को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वोट पाया, फिर भी वो जीत गया। इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में थोड़ा सिस्टम अलग है। उनके सिस्टम का नाम है MMP सिस्टम, मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? वोटर के पास 2 चॉइस होते हैं। वोटर्स के पास 2 चॉइस होते हैं। वो एक दिन वोट करने जाता है और पहले जाके एक पार्टी को वोट करता है जिसको वो वोट पावर में देखना चाहता है। दूसरा, वो एक कैंडिडेट को वोट करता है। अगर मान लीजिए एक पार्टी आपको पसंद है जिसकी आप सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उसका कैंडिडेट है वो बहुत ख़राब आदमी, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, वो मनी एंड मसल पावर यूज़ करता है, आपको उसको वोट नहीं देना, लेकिन आपको देखना है अपनी पार्टी को ही। तो आप यहाँ पे एक पार्टी को वोट कीजिए, दूसरा कोई और कैंडिडेट को वोट कीजिए जो अच्छी छवि वाला है, जो काम किया है। तो ये सिस्टम न्यूजीलैंड में, इससे क्या होता है? मैच्योरिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी दिखती है यहाँ पे। तो ये एक 5 से 6 पॉइंट है कि ये सिस्टम कैसे हेल्प कर सकता है डेमोक्रेसी को मैच्योर करने में, ठीक है। तो ये आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा। जब भी इस तरीके के एक सवाल आ सकता है कि कंपेयर द इंडियन डेमोक्रेसी विथ अदर नेशंस डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे आप इसको साइट कर सकते हैं। या कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बातें या कुछ क्रिटिसिज्म बताना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका एक और अच्छा एग्जांपल आप देखें तो इसमें बताया गया है ओडिशा का लास्ट ईयर का इलेक्शन, लास्ट असेंबली और लोकसभा इलेक्शन। एक्चुअली ओडिशा में क्या होता है? असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी एक ही दिन आदमी जाता है, 2 मशीन रहती है, एक प्रधान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट दबाता है और एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट दबाता है। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि सेम डे मैच्योरिटी ऑफ द वोटर्स की एम्पावरमेंट, वोटर्स का चॉइस देखने को मिला कि उन्होंने जब बात आई लोकसभा इलेक्शन के लिए तो उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट किया, और जब बात आई असेंबली इलेक्शन के लिए तो उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट किया। सेम डे सेम टाइम पे 2 अलग अलग मशीन रखी। तो इससे क्या दिखाता है कि वोटर्स भी अब जागरूक हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, वोटर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पा रहा है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बोला, इसको आप दोबारा से सुनिएगा। नोट्स में एक छोटा सा पॉइंट बनाया गया, मैच्योरिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं उड़ीसा का, एग्जांपल दे सकते हैं ये न्यूजीलैंड का। तो आपको मुझे ये बताना है कि एडिटोरियल को हमको यूज़ कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सिलेबस को रोज़ थोड़ा 2-4 मिनट पढ़ते रहना है ताकि आप ये यूज़ कर सके, कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो मैं इसमें कोई टिक नहीं किया हूँ, ये आर्टिकल मैंने आपको अपने से सेल्फ एनालिसिस के लिए छोड़ दिया है। तो इसको आप सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा और यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा न्यू इनिशिएटिव है, काफ़ी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी मुझे पता है। ये एक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है, मैंने जो सुबह PDF बनाया है सीधे उसके बारे में जो मेरे थॉट्स थे, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की।